आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कि पहले आपको बताया था कि प्रजातियों के बारे में आज अपन संसार की कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जिनको आदिम जीवन निर्वाह करने के नाम से भी जानते हैं और ये संसार में कहाँ कहाँ निवास करती हैं, इनके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेन रूप से अगर अपन देखें तो जितने भी मानव प्रजातियों के उद्गम प्रक्रिया को अगर अपन देखें कि जितने भी संसार में मानव प्रजाति है उनके उद्गम के बारे में अपन अगर जानकारी प्राप्त करें तो सभी जनजातियों सभी प्रजातियों की उत्पत्ति किसी एक मानव समूह से ही मानी जाती है और सभी एक ही वंश के शुरुआती दौर के माने जाते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रभाव के कारण, जाति के गुण के कारण, प्रगति के प्रति तत्परता के कारण, कर्मठता के कारण अनेक मानव समूह का विकास अत्यधिक तेज गति से हुआ और कुछ मानव समूह ने एकदम पिछड़ गए कि जैसी उनको परिस्थितियां मिली तो परिस्थितियों के अनुसार कुछ मानव समूह बहुत आगे निकल गए और कुछ मानव समूह बहुत ही पिछड़ गए। इस प्रक्रिया के आधार पर अपन देखें तो सामान्य तौर पर अगर देखें तो इस पूरे संसार की मानव समूह को 3 भागों में बांटा गया। पहला अगर देखें अपन तो एक तो सबसे ज़्यादा विकसित समाज जो सबसे ज़्यादा विकसित है आज के टाइम में। दूसरा ऐसा जो विकासशील समाज जो न तो इतना ज़्यादा विकसित हुआ है और न ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बीच की तो विकासशील प्रक्रिया के अंदर है। और तीसरा ऐसा समाज या ऐसा समूह जो अल्प विकसित या आदिम समाज के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक दौर की सभी सुविधाओं से तड़क भड़क से शहरी औद्योगिकरण नगरीकरण इन सब से बहुत दूर और जंगलों में निवास करते हैं तथा उनकी परंपराएं, वेशभूषाएं, उनकी संस्कृति अन्य समाजों से एकदम अलग प्रकार की दिखाई देती है और ये लोग अपने उसी परंपराओं के अनुसार, उसी रीति रिवाजों के अनुसार, उसी संस्कृति के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से अपन देखें तो एक बहुत ही विकसित समाज हो गए, दूसरे विकासशील समाज हो गए और तीसरे ऐसे समूह जो आज भी बहुत ही आदिम युग की तरह जी रहे हैं तथा उनमें किसी प्रकार की आधुनिकरण की कोई उसमें वो नहीं पाई जाती। अब ये आदिम जातियों के बारे में अगर अपन देखें तो ये संसार के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा वर्तमान सभ्यता से दूर ये अपने परंपराओं, व्यवसायों, जीवन शैली अलग ही तरह से अपनाते हैं तथा ये मेन रूप से आखेट, वस्तुओं का संग्रह, पशुपालन, कृषि तथा मत्स्य आदि तरह के व्यवसाय करते हैं। इनका नगरीकरण और औद्योगिकरण से कोई लेना देना नहीं है। इन प्रजातियों के अगर अपन प्रदेशों के बारे में बताएं तो इन प्रजातियों का प्रदेशों में भी अलग अलग प्रकार का है। सबसे पहले अपन देखें कि कुछ प्रजातियां घास के मैदानों में पाई जाती हैं जिनमें अपन देखें खिरगीज और मसाई जनजाति ऐसी जनजाति है जो घास के मैदानों में पाई जाती है तथा पशुपालन ही उनका सबसे मेन और मुख्य व्यवसाय या धंधा है। ये अपने चलवासी पशुचारण की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इस तरह से पहला अगर अपन एरिया के अनुसार देखें तो घास के मैदानों में निवास करने वाली किर्गिज और मसाई जनजाति है। दूसरा अगर अपन देखें कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, अलग ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उनमें अगर अपन देखें तो पिग्मी जनजाति, सेमांग जनजाति, सकाई जनजाति
ये तीनों या ये जनजातियां मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में निवास करती हैं। इनका व्यवसाय जैसे लकड़ी काटना हो गया, शहद इकट्ठा करना हो गया, शिकार करना हो गया, मांस खाना हो गया या मांस इकट्ठा करना, शहद इकट्ठे करना। तो ये जनजातियां जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में निवास करती हैं, जिनमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियां मानी जाती हैं। तीसरा अगर अपन देखें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जितने भी संसार के उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, उनमें भी कई प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें अगर अपन देखें तो बद्दू जनजाति, बुशमैन जनजाति, ये जनजातियां मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती हैं। और जितने भी संसार के मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों में अलग अलग एरिया में निवास करती हैं। तीसरा अगर चौथी अपन बात करें तो मानसूनी या पर्वतीय क्षेत्रों में, मानसूनी एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत की जनजातियां कह सकते हैं, जिनमें अगर अपन देखें नागा है, गोंड है, संथाल है, भील है, चकमा है, भोटिया है आदि ऐसी जनजातियां जो मानसूनी प्रदेशों के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनका अधिकांश क्षेत्र अगर अपन देखें तो भारत में पाया जाता है, कि अधिकांश एरिया भारत में है इनका। और अगर अपन लास्ट में देखें तो कुछ जनजातियां शीत मरुस्थलीय प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेशों में भी निवास करती हैं, जिनके बारे में अपन बात करें तो एस्किमो जनजाति हो गई, याकूत हो गई, चुकची हो गई, लेप्स हो गई। ये सारी जनजातियां ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं या शीत मरुस्थलीय प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती हैं। इस तरह से उनके अगर एरिया देखें अपन तो कुछ जनजातियों घास के मैदानों में, कुछ जनजातियां भूमध्य रेखीय घने जंगलों में, कुछ जनजातियां उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में, कुछ मानसूनी क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्रों में और कुछ शीत या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। अब इनमें अगर अपन ये प्रदेशों के बारे में अगर बताएं कि कौन सा प्रदेश कहाँ पे स्थित है और वहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, उनके बारे में भी अगर अपन सामान्य बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मसाई जनजाति। अब मसाई जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में यहाँ पे सवाना में मसाई जनजाति निवास करती है, मसाई। और यहाँ मुख्य रूप से सवाना प्रकार की घास पाई जाती है और सवाना में मुख्य रूप से पशुपालन होता है। तो इन मसाई जनजाति का मुख्य व्यवसाय भी पशुचारण ही है और ये अफ्रीका के सवाना प्रदेश में निवास करती है। इनके ऐसे बात करें तो ये कीनिया में, तंजानिया में, युगांडा में तथा इनके नीचे वाले इस एरिया में भी यहाँ मसाई जनजाति मसाई मारा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस एरिया में ये सारी जनजातियाँ निवास करती हैं और ये वाला एरिया ये पूरा मसाई जनजाति के नाम से प्रसिद्ध पाया जाता है। दूसरा नंबर अगर अपन देखें तो दूसरी किर्गिज जनजाति है। ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में निवास करती है और इनका भी मेन पशुचारण या चलवासी पशुचारण जिसको कहते हैं, उनका भी मूल रूप से मुख्य व्यवसाय। ये भी एक घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है जो पशुचारण के लिए मध्य एशिया के अधिकांश भागों में घूमती रहती है तथा इनका सबसे ज़्यादा क्षेत्र किर्गिजिस्तान ये वाला एरिया, इस क्षेत्र में निवास करती है। किर्गिजिस्तान में ये वाला प्रदेश है इनका। कैस्पियन सागर से थोड़ा अगर जाएं तो उत्तर पूर्व साइड में किर्गिजिस्तान में ये जनजाति निवास करती है। इनमें अगर अपन देखें तो थ्यान शान पर्वतीय प्रदेश के पास, फरगना के पास, इसिक झील क्षेत्र के पास तथा सर नदियों के आसपास ये जनजाति निवास करती है और इनका मुख्य व्यवसाय बताया पशुचारण या घुमक्कड़ प्रकार का जीवन यापन ये जनजाति करती है। एक बार अगर दोबारा देखें
तो मुख्य रूप से किर्गिजिस्तान में अगर वैसे करें तो त्यान शान पर्वतीय प्रदेश में, फिर ये कह रहा है फरगना क्षेत्र में, इसी के कुल झील के आसपास तथा सर नदियों के आसपास इस प्रकार की जनजाति निवास करती है। इसके बाद में अगर देखें अपन पिग्मी जनजाति के बारे में अगर बात करें तो पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से कांगो बेसिन में निवास करती है, जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों के कांगो बेसिन में मध्य अफ्रीका के भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जहाँ कांगो के घने जंगल पाए जाते हैं, उनमें निवास करती है। ये नाटे कद की जनजाति पाई जाती है, इनकी हाइट बहुत कम पाई जाती है तथा ये जनजाति गैबून से लेकर युगांडा अफ्रीका में तथा कुछ एशिया के फिलीपाइंस में, न्यू गिनी एरिया में भी इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। इनका वैसे अगर अपन देखें, ये निग्रोटो के वंशज माने जाते हैं। जितने निग्रोटो प्रजाति की जो विशेषताएं हैं वो सारे इन पिग्मी लोगों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, तो अधिकांशतः ये निग्रोटो के वंशज माने जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसी में मबूता, तवा, बिंगा, गसेरा, इनकी ये कई उपजातियां भी पाई जाती हैं, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग उनके समूह या कबीलों में निवास करती हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें सेमांग जनजाति की, तो सेमांग जनजाति मुख्य रूप से मलाया प्रदेश में पाई जाती है। मलाया और थाईलैंड के इस क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है और अधिकांशतः यहाँ पे ये भी ज़्यादातर ऐसा मानते हैं कि निग्रोटो के वंशज ही माने जाते हैं। इसके बाद में अपन देखें, सकाई जनजाति भी मलाया प्रायद्वीप में ही पाई जाती है। या ये मलाया प्रायद्वीप के तथा कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन क्षेत्रों में भी ये जनजाति निवास करती है। इसके बाद में अगर अपन देखें बुशमैन जो सबसे ज़्यादा कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, ये कालाहारी मरुस्थल में अगर जाएं तो यहाँ पे बुशमैन निवास करते हैं और बुशमैन भी अधिकांशतः शिकार का काम करते हैं और ये ओका बांगो नदी के किनारे, सान नदी के किनारे, गामा झील तथा लिम्पोपो नदियों के बीच में ये जनजाति निवास करती है तथा अधिकांशतः बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। इस प्रकार अपन अगर देखें तो संसार की जितनी भी अधिकांश जनजातियां हैं, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं तथा ये जनजातियां आधुनिक सभ्यताओं से एकदम से दूर, उनमें किसी प्रकार की आधुनिकता या औद्योगिकरण से या नगरीकरण से या शिक्षा से ये बहुत ही दूर हैं तथा अपनी अलग ही प्रकार की इनकी परंपराएं, वेशभूषाएं, संस्कृतियां, बोलचाल, भाषा, ये इनकी अलग ही प्रकार की पाई जाती है। जिसमें मुख्य रूप से अगर आकलन करें तो इन विकसित समाजों से ये जनजातियां अलग ही प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं तथा अलग ही तरह से अपने निवास क्षेत्रों में निवास करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।